राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज राज्य विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। 15वीं विधानसभा का यह छठा सत्र है। अभिभाषण करने पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र को परंपरा के अनुसार आते और जाते समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विधानसभा स्पीकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल की अगवानी की। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण के संविधान की प्रस्तावना और मूल्य कर्तव्यों का वाचन किया गया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और कामकाज का बखान किया। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस कठिन दौर में भी विकास के पहिए को निरंतर गतिमान रखा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ ही सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। परंपरा यही है कि राज्यपाल को वही अभिभाषण पढ़ना होता है जो राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 45 मिनट चला और इसमें कुल 137 पॉइंट्स शामिल रहे। राज्यपाल जी का जो भाषण हुआ, भाषण जिसे कहते हैं, वो बड़ा इम्प्रेसिव था। तो मैं समझ के चलता हूँ कि विपक्ष के हमारे जो साथी हैं वो भी शायद प्रसन्नता के मुंह में दिखे। राजस्थान की कानून व्यवस्था, किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारों का सड़कों पर प्रदर्शन और इसके साथ साथ इस प्रदेश में जिस तरीके से विकास के काम ठप हुए, पंचायती राज के साथ भेदभाव हुआ, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिन मुद्दों का सदन में सरकार को सामना करना पड़ेगा। कोरोना काल और किसान आंदोलन के बीच शुरू हुए बजट सत्र में विधायकों के भी अलग रंग देखने को मिले हैं। बामनबास कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ट्रैक्टर स्टीयरिंग थामकर विधानसभा के गेट तक पहुंची। इंदिरा ने कहा कि ट्रैक्टर किसान का साधन है। ट्रैक्टर इसलिए किसान की केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो ट्रैक्टर में आई हैं। 3 बिल हम गवर्नमेंट, यहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट ने विधानसभा में 3 बिल पास किए हैं, 3 बिल बनाकर भेजे हैं। उन बिलों को राज्यपाल जी अपने पास रखकर बैठे हैं। हम अनुरोध करना चाहते हैं, आप मीडिया वाले मेरे भाई हैं, सारे अपने मीडिया के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाइए कि आप इन बिलों को अपने पास रखकर नहीं बैठे। जहां तक हमको नॉलेज है, राष्ट्रपति जी के पास भेजें ताकि हमारे बिलों पर, संशोधन बिलों पर कोई कार्रवाई हो सके। विधायक बलवान पुनिया ने किसान आंदोलन को लेकर राज्यपाल अभिभाषण के दौरान हंगामा किया। राज्यपाल ने अभिभाषण में उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान सदस्य गहन चिंतन और विचार विमर्श कर प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और विकास में योगदान देंगे। मैंने ये बात पूछी कि राजस्थान की विधानसभा में जो 3 कानून पास हुए, एक चौथा अलग से कानून 5 एकड़ तक के किसान की जमीन नीलाम नहीं हुई, कानून पास हुआ, उसका क्या हुआ? वो अभी तक राज्यपाल महोदय रोके बैठे। जिस तरीके से केंद्र और राज्यपाल, राष्ट्रपति सब मिलकर के किसान की बात सुनने की जो इनकार कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो दमन करना चाहती है, मैं समझता हूं पूरे देश का किसान और मजबूती से लड़ेगा, खड़ा होगा। राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां, योजनाओं और कामकाज का बखान किया। हालांकि इस दौरान सदन में हंगामा भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
सा आश्वासन। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आगाज और पहले दिन जैसे परंपरा है अभिभाषण गवर्नर का हुआ और उस दौरान जो कुछ रहा अभिभाषण में ये पहले से सर्वविदित है कि सरकार का एक जो पूरा खाका होता है वो बताया जाता है कि सरकार ने क्या कुछ किया। लेकिन पूरे अगर हम देखें बजट भाषण पे तो कोरोना काल की पूरी छाया साफ दिखाई देती है। कोरोना में जो कुछ किया वह सरकार बता रही है, कोरोना में जो नहीं कर पाए उनका भी जिक्र है। तो चलिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं भाजपा विधायक संदीप शर्मा जी, आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल जी, कांग्रेस से शकुंतला रावत जी, सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। एक वैसे तो मैं एक अच्छी बात भी मानता हूं कि जनरली टोका टिप्पणी चलती है प्रतिपक्ष की तरफ से, तो अभिभाषण में कुछ लोगों का कहना है कि प्रतिपक्ष भी स्वीकार करता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, जैसे मुख्य सचेतक महेश जोशी जी कह रहे हैं। देखिए, अभिभाषण में आज राज्यपाल जी ने उनके श्रीमुख से वही अभिव्यक्ति की जो राजस्थान सरकार चाहती थी और राजस्थान सरकार के सारे बखानों को उन्होंने जो है आज अभिभाषण में कहा। मेरा मानना है कि स्थिति बिल्कुल उलट है। चाहे कोरोना का संक्रमण काल का समय हो अथवा सरकार के तीसरा घोषणा आज जो 2 घोषणाएं कर चुके, मुख्यमंत्री जी की तीसरी घोषणा होने वाली है। पुरानी घोषणाओं का कोई अमली जामा अभी तक पहनाया नहीं गया है और यही नहीं, जो चुनावी वादे थे वो वादे ही अभी तक पूरे नहीं हुए। तो बजट में अब क्या घोषणा होगी ये देखते हैं। होंगी सिर्फ घोषणाएं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक उनका क्रियान्वयन ना हो तो बजट घोषणाएं करने से, उसको बताने से, और आज इतना अधिक ऋण लेकर सरकार लगभग 40,000 करोड़ से भी ऊपर का ऋण सरकार के ऊपर है। सरकार के ऊपर क्या है, आम जनता के ऊपर वो ऋण है। वो आम जनता के ऊपर ऋण को लादते चले जा रहे हैं अब, और इस बजट में कितना ऋण बढ़ने वाला है देखने वाले हैं। जी नारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। बजट अभिभाषण के दरमियान आप लोग भी किसान आंदोलन के साथ में हैं, जो कानून है उनकी खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के जो विधायक हैं बलवान पूनिया वो रहे, आप लोग साथ में नहीं रहे, तो क्या कुछ रहा इसका कारण? देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि जो भी बात कहें उसका उचित मंच होना चाहिए। ये तीनों जो कृषि कानून है वो मेरे हिसाब से तो राजस्थान विधानसभा से इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल लोकसभा के अंदर इस कानून के खिलाफ उन्होंने एनडीए से गठबंधन भी तोड़ा, और हमारी ऐसी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहला ऐसा क्षेत्रीय दल है अकाली दल के बाद, और राजस्थान का तो पहला ही ऐसा दल है जो आज जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों के संगठनों के साथ खड़े हैं। और एक ही बात उन्होंने कही है कि जब तक किसान आंदोलन वापस नहीं होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी आरएलपी पार्टी किसानों के साथ थी, है और रहेगी। आज का जो बलवान पूनिया जी का जो आप पूछ रहे हैं, मैं व्यक्तिगत कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता। बाकी मैं तो इतना ही एक नया विधायक हूँ। एक आशा जरूर होती है कि जब राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण को पढ़ते हैं तब पूरा प्रदेश ये सोच के बैठता है कि एक सरकार का विजन क्या रहेगा, क्या घोषणाएं थी उनको अमली जामा पहनाया गया, कितनी धरातल पे सफल हुई, उन बातों को नहीं सुन के, और मैं तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। बाकी इस मंच पे इस आंदोलन के खिलाफ जो आज बात जो बलवान पूनिया जी ने कही उसको शॉर्ट में भी कह सकते थे, एक मैसेज ही तो देना होता है। अब हम बाकी जो 199 194 95 जो विधायक हैं वो भी सुनना चाह रहे थे अभिभाषण, क्योंकि अभिभाषण बाद में मिलता है सबको, विधायकों को पटल पे बाद में रखा जाता है। तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय जो अपने मुखारबिंद से जो बातें कह रहे थे हम सुनने को आतुर जरूर थे, लेकिन उन्होंने जो वही उनका अपना व्यक्तिगत विचार होगा। बाकी मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो सदन जो है चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो,
ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा होता है वो भी आशा जरूर करता है कि जब हमारी इतनी गाड़ी कमाई से हैं, जब सदन चल रहे होते हैं तो बहुत ही संयमित और अच्छी बेस उसके अंदर होनी चाहिए, जो अधिकतर देखने को कम मिल रही है। नारायण जी, वापस आऊंगा आपके पास में, शकुंतला जी के पास जाना चाहूंगा। शकुंतला जी, आपके अभिभाषण की अगर बात करें, जैसे संदीप जी कह रहे हैं, और निश्चित रूप से जब ये डिबेट चलेगी तो उसमें चीजें यही आएंगी। प्रतिपक्ष का यह कहना है कि सरकार को उन मुद्दों को भी इसमें शामिल करना चाहिए था कि हमने पहले कितनी घोषणाएं की हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, उसको भी प्रदेश को बताना चाहिए। जो आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उसमें जो जिक्र किया गया है, उसमें से अधिकतर मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी जो योजना है जो जिसका कि क्रियान्वयन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अंदर अधिकतर जो ये पूरा 2020 जो वर्ष अपना निकला था, कि पूरा ही कोरोना में निकला है। और कोरोना काल में जो प्रबंधन राजस्थान सरकार का था, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने ही सराहना की, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत अनूठा था कि किस तरह से कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए राजस्थान में प्रबंधन किया गया, किस तरह से दवाएं फ्री देना, या जो पेशेंट हैं जहां से उनको अगर कोई घर रहना चाहे, आइसोलेट होना चाहे तो वहां पर, या हॉस्पिटल में, या जो बच्चे बाहर से लाए गए उन बच्चों की व्यवस्था करना, स्टूडेंट्स की, और उनको 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए क्वारंटाइन करना, किस तरह से होटल में व्यवस्था करना और स्कूलों में व्यवस्था करना। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह का प्रबंधन था कि जो मजदूर जहाँ पर फंसा हुआ है उसको वहीं पर रहने और खाने की किस तरीके से व्यवस्था की गई कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो पूरी जो व्यवस्था है ये एक अनूठी व्यवस्था थी कि कहीं पर भी किसी भी गांव में या सड़क पे भी जहां मजदूर चल रहा था तो वहां पर भी उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था की गई थी। और सभी विधायकों ने भी इसमें सहयोग किया था, अपने एमएलए लेड से भोजन की व्यवस्था करना और हॉस्पिटल के लिए जो व्यवस्थाएं की गई, ये एक अलग ही प्रकार का एक राजस्थान का प्रबंधन का उदाहरण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सामान्य अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से प्रबंधन किया वो एक क्रियान्वयन है, और जो उस दौरान जो काम थे तो वो ऑटोमेटिक ही रुके। उसमें ये नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई किसी तरीके की उसमें कोताही बरती गई हो। सरकार की तरफ से चाहे इंदिरा रसोई योजना हो, जितनी भी योजनाएं जो चलाई गई, चाहे ये जो डार्क जोन में बोरिंग करने से जो रोक हटाई गई, बिजली पर से रोक हटाई गई, कनेक्शनों पर से, तो इस तरीके की चाहे रोजगार का हो, भर्ती रेगुलर चलती रही है अभी, और प्रबंधन अच्छा था। और राज्यपाल महोदय के मुख से जो हुआ है इसमें जिक्र किया, वो सारे क्रियान्वयन हुए हैं। अधिकतर कोई ऐसा नहीं है कि किसी कार्य पर क्रियान्वयन नहीं हुआ हो। सारे काम विकास की गति जो राजस्थान ने पकड़ी है वो ऐसी गति पहले कभी नहीं थी। जी संदीप जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे, कोरोना काल में देखिए परेशानियां बहुत हुई हैं, हर वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे आप लोग हों या फिर आम जन हो, हर व्यक्ति को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो कुछ रहा उसके एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर भी करेंगे कि हाँ, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इतने बड़े उसमें महामारी में किसी से चूक भी हो सकती है, कहीं फेल्योर भी हो सकते हैं, उनका जिक्र होगा। बिल्कुल, जो अच्छे काम हुए हैं उनका जिक्र होना चाहिए, परंतु राजस्थान सरकार की तरफ से निराशा हाथ लगी। ये जरूर है कि राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान में कई संस्थाओं, संगठन ने इस कोरोना संक्रमण को बहुत गंभीरता के साथ लेते हुए खुद उन्होंने जाते हुए गरीब मजदूरों को, श्रमिकों को खाना खिलाया। संस्थाओं ने अपने पैसे इकट्ठे करके आर्थिक रूप से सब लोगों ने प्रयास किया कि कोई भूखा ना सो पाए। सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के द्वारा भी काफी मात्रा में बजट राज्य सरकार को दिए गए। केंद्र सरकार ने यहां तक कई राज्यों में, प्रत्येक राज्यों को जो उस समय के बिजली के बिल माफ करने का विषय था, तो कई राज्य सरकारों ने उस समय के बिजली के बिल भी माफ करे। पर राजस्थान में हम दुर्भाग्यपूर्ण रहे कि हमारी सरकार ने
ऐसे संक्रमण काल में जब लोगों के पास 2 टाइम के खाने का भी पैसा नहीं था, उस समय के पैसे भी लोगों को चुकाने पड़े हैं। यहाँ तक कि जो फ्री दवाई योजना वाली बात है, हम उस समय को याद करें जब भामाशाह के द्वारा 3-3 लाख रुपए के इलाज प्राइवेट चिकित्सालयों में हो जाया करते थे। आयुष्मान के नाम को चेंज कर दिया गया। तो ऐसी चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो फ्री जांच का विषय हो सरकार अथवा कह रही है कि आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना जो है राजस्थान में लागू की, अपने आप में एक अनूठी योजना है, जिसमें आप जिसका भामाशाह का जिक्र कर रहे हैं उसको भी उसमें मर्ज किया गया है। आयुष्मान योजना मुख्यतः केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की इलाज निशुल्क बीपीएल और गरीब व्यक्ति का उस व्यक्ति का होगा। और केंद्र सरकार द्वारा जारी इस योजना को बहुत विलंब से राजस्थान सरकार ने लागू किया, जबकि और राज्यों में ये योजना कई समय पूर्व चालू हो चुकी और लोग इससे इलाज कराकर लाभान्वित होते रहे। परंतु क्या कारण रहा कि राजस्थान में इस योजना को इतनी देर बाद, और वो भी नाम बदलकर, तो ये कहीं ना कहीं कुछ संकीर्णता नजर आती है राजस्थान की सरकार में, जिसकी वजह से वो केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदलना चाहता है। वो राजस्थान सरकार की पूर्ववत जो योजनाएं चलती थी, जिसको इंदिरा रसोई नाम दे दिया गया, अन्नपूर्णा योजना को, भामाशाह योजना को अन्य नाम देने का कोई प्रयास करके कोई योजना लाने का प्रयास किया जा रहा है। वो योजना इतनी अच्छी थी, उनको सहज स्वीकारा जाना चाहिए था। नाम बदला गया या फिर योजना का जो स्ट्रक्चर है उसी को बदल दिया गया? योजना का मुख्यतः नाम परिवर्तन है। योजना वही है, उसके पीछे मूल भाव भी वही है और उसके पीछे कार्यविधि भी वही रहेगी। तो ऐसा कुछ आना चाहिए ना कि हर बार, जैसे अभी आप लोग विपक्ष में हैं, पहले ये विपक्ष में थे, भारत में राजस्थान जोड़ना तो कोई गलत बात नहीं है कि राजस्थान नहीं जोड़ सकते, सब उसमें अपने पूरे राजस्थान, पूरे केंद्र से ये सारी योजना लागू है, पूरे भारत की योजना है। को लागू रखा, किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया, किसी योजना को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया गया। जिस तरीके से कि पिछली बार किया गया था, पिछली सरकार में, चाहे कॉलेजों के नाम हो, चाहे किस तरीके से नाम बदल के उनको बंद ही कर दिया गया था। चाहे भीमराव अम्बेडकर जी वाला वो विश्वविद्यालय ऐसे थे जिसमें 50-50 छात्र भी प्रवेश नहीं लेते थे। उसमें ऐसे कॉलेजेस को, ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद किया गया था शकुंतला जी। मुख्य जो उद्देश्य जो है, ये मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम क्या नवाचार पूरे भारत में एक दूसरे, पूरे भारत में वही हम करें। आयुष्मान आपने ये गलती की तो वो हम भी करें, यही करेंगे। तो ये परिपाटी बंद होनी चाहिए इस प्रदेश में, मेरा व्यक्तिगत मानना है। नाम वाला जो, क्योंकि देखिए हर बार ये कहा जाता है कि अपोजिशन में जैसी पार्टी जाती है, कहा जाता है कि इन्होंने ये किया, हमारा नाम बदल दिया, योजना वही है। लेकिन एक बात मैं संदीप जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ पे भामाशाह योजना जो थी, आप लोगों ने सबने देखा हुआ होगा जी, उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भुगतान नहीं होने से कितनी स्थितियां खराब हुई। बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए कि इस अस्पताल में भामाशाह निःशुल्क योजना का लाभ अब किसी रोगी को नहीं मिल पाएगा। बाकायदा बोर्ड लगाए गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी नारायण जी ने कहा कि देखिए योजना का इश्यू नहीं है, पब्लिक को फायदा उसका मिलना चाहिए, तो कम से कम उससे हम एक सबक लें, चाहे शकुंतला जी गवर्नमेंट हो चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, कि वहाँ वास्तव में उसमें क्या फेल्योर रहा, हम क्यों नहीं चुका पाए। अगर एक सरकार के योजना पर अगर बोर्ड लगा दिया जाए और जिसको मोटा प्रीमियम दे रहे हो, अगर वो एजेंसी पैसे नहीं दे रही है तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें वो वास्तव में जो बीमा कंपनी थी उसकी कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन रही होगी, पर सरकार का मूल भाव बहुत अच्छी है। लेकिन सरकार के ऊपर कौन सरकार है भाई, उस एजेंसी को बाध्य किया जाना चाहिए। अगर आपके टाइम पे फेल्योर है तो कम से कम वर्तमान सरकार तो उससे सबक ले। बिल्कुल नारायण जी। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा मेरी व्यक्तिगत राय देना चाहूंगा कि सरकारें चाहे कोई हो, जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से नैतिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं और अफसरशाही जो है वो इस देश में हावी होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, एक सड़क बनाने वाली कंपनी को पेमेंट 2-2, 3-3 साल तक नहीं होते। कोई काम बंद करके तो नहीं जाता, वो तो बोर्ड नहीं लगाता मैं आइंदा काम नहीं लूंगा सरकार का। हॉस्पिटल क्यों चले गए ये बोर्ड लगा के कि हम इस योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अफसरों की मिलीभगत थी उसके अंदर। वो कतई नहीं चाहते थे कि एक अच्छा मैसेज सरकार का जाए, एक आम गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से सरकार का पैसा कहां जाता, आप बताइए। देर सवेर पैसा तो मिलता। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पैसे सालों से अटके पड़े हैं, उसमें तो कोई कंपनियां बाहर नहीं जा रही है, कोई बोर्ड लगा के ये नहीं कहता कि हम सरकार का काम आज के बाद नहीं करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा
कि जनप्रतिनिधि जो विधायिका जो है वो नैतिक रूप से कमजोर हुई है। तीनों स्तंभों के अंदर सबसे ऊपर स्थान विधायिका का होना चाहिए था, वो नहीं हुई, उसका स्तर नीचे आ रहा है और उसी का परिणाम ये रहा कि अफसरशाही हावी हो रही है। आप देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आज आपका एसपी पकड़ा गया, लाखों रुपए की रिश्वत, एक लाइसेंस शुदा डकैत की तरह पकड़ा गया। आपने देखा कि सरकार ने ऐसा कहा कि ये बड़े शर्म की बात है। फील्ड पोस्टिंग और दी गई उसको। जी शकुंतला जी, ये एक बड़ी बात आएगी अभी देखना विधानसभा के दरमियान। ये तो एक मुझे लग रहा है कि सैंपल के बतौर ये चर्चाएं सामने आ रही हैं। आयुष्मान भारत योजना निश्चित रूप से देखिए, इस मुल्क में एजुकेशन और हॉस्पिटल्स दो में आदमी की बहुत लुटाई हो रही है और दुनिया में हैप्पीनेस जो इंडेक्स अप कर रहा है उसका कारण यही है कि लोग पैसे अपने पे खर्च करते हैं। वो एक बार टैक्स देते हैं, उसके बाद में सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अच्छी एजुकेशनिंग कराएं, कोई भी आदमी बीमार हो उसका अच्छा हॉस्पिटल्स में इलाज हो। हम उस और आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग का कहीं ना कहीं अभाव है। अभी आप सत्ता में हैं, ये एक मैं बहुत लंबे समय से एक चर्चा देख रहा हूं कि अगर कोई गलत भी है तो हाउल्ला की भेंट हो या फिर संख्या बल के आधार पे आप लोगों ने पिछली बार बहुत भुगता है, मैंने देखा है अभी आंखों से, लेकिन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे। आप देखिए, केंद्र से लेकर के किसी भी स्टेट में अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो डालेंगे कि केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। बीजेपी से कुछ पूछा जाएगा तो 70 साल का हिसाब तो लीजिए कांग्रेस से। तो ये मुझे लगता है कि कोई जवाब नहीं है, जनता ये पसंद ही नहीं कर रही है इन जवाबों को, आप लोग भी सुनते होंगे। तो इस स्थिति में जैसे अभी चिंता जाहिर की है नारायण जी ने कि विधायिका कमजोर हो रही है, कि मुझे भी एहसास होता है इसका। अगर कमजोर होगी तो लोकतंत्र का कोई भी हो, घर का अगर एक स्तंभ भी कमजोर होता है तो बड़ी मुश्किल होती है फिर उसके टिके रहना। अभी वर्तमान में जो कार्यशैली है राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, जो कार्यशैली अगर आप उठाकर देखेंगे, अगर तुलना करें तो एक एक योजना का क्रियान्वयन गांव और ढाणी तक हो रहा है। जो पिछली सरकार में भामाशाह में क्या सबसे बड़ी तो ये गड़बड़ हुई थी कि उसको खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया था। अब उसकी वजह से उसमें खाद्य सुरक्षा से बहुत सारे लोगों ने नाम जुड़वा लिए और जिसका नाम नहीं है उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब उसमें गरीब व्यक्ति तो उसमें रह जाता है, चाहे वो बीपीएल है। तो खाद्य सुरक्षा वाला जो उसमें ऐड कर दिया, उससे पूरे एक तरह से जो खाद्य सुरक्षा का है उसमें भी ज्यादा भीड़ हो गई है और जो योग्य व्यक्ति था जिसको कि इसका भामाशाह का फायदा मिलना चाहिए था, वो व्यक्ति उसका फायदा नहीं उठा पाया और यही परेशानी आ रही थी इसमें। सबसे बड़ा ये जो पूरे काल में जो हुआ भामाशाह में सारी गड़बड़े इस तरीके से हुई और उससे सही जगह ट्रीटमेंट नहीं। अब वही ना, मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। अब जो चल रहा है वर्तमान सरकार में, चाहे कोरोना में रहा, चाहे उसके पास भामाशाह हो या नहीं हो, कोरोना काल में सभी को मुफ्त में इलाज दिया गया। चाहे अपने नई जो व्यवस्था की गई थी अभी जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और ये सभी हॉस्पिटल्स में जो दवाएं वितरित करना गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, और दूसरा हर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, हर कस्बे में, हर ब्लॉक में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल था उसको भी क्वारंटाइन के लिए स्पेशलिस्ट कर दिया गया था। तो इतनी बड़ी पूरे राजस्थान में जो मॉनिटरिंग हुई थी वो सराहनीय इसलिए है कि कहीं पर भी कोई इस तरीके की अव्यवस्था नहीं। मजदूर थे तो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने ही ये कदम उठाया कि भाई यहाँ से बसों के द्वारा इनको अपने स्थान पे पहुँचाया जाएगा, खाने की व्यवस्था भी इनकी की जाएगी, कोई अगर बीमार है उसकी दवा की व्यवस्था भी की जाएगी। तो जो प्रबंधन, जो वर्तमान सरकार का प्रबंधन है, एक एक योजना आप देखिए कितनी हजार नौकरियां लग गई है, कितने डॉक्टर्स भर्ती नए किए गए अभी कोरोना काल की वजह से, कितनी नर्सें भर्ती की गई। तो ये व्यवस्थाएं सारी भर्ती करना, नए अस्पताल बनाना, आईसीयू बेड की व्यवस्था करना, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं करना, तो ये सारे। शकुंतला जी, अभी आपने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी। भामाशाह योजना में खाद्य सुरक्षा से जो लोग परिवार जुड़े थे उनको ले लिया, अभी भी इसमें यही होगी। खाद्य सुरक्षा से जुड़े जो लोग हैं वो, और सोशल इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ उसके लोग वही हैं। और ये सेंसेक्स कब से चला आ रहा है? 2011 का, लेकिन आज सरकार ने बंद कर दिया, पोर्टल बंद है। हाँ, पोर्टल बंद है। खाद्य सुरक्षा से पहले पोर्टल जब खुला था तो जो एक्सीडेंट हो गया या कोई मरीज सीरियस है तो एक दिन में उसका जोड़ के दूसरे तीसरे दिन उसका कार्ड जारी हो जाता था। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अब पोर्टल बंद पड़ा है कितने दिनों से, तो उसके कारण इतनी भारी परेशानी हो रही है। तो भारत सरकार, उन लोगों का क्या होगा? आप लोग हाउस में पोर्टल को खोले जिससे कि खाद्य सुरक्षा से नाम जुड़ सके लोगों के, जिसको वाजिब है, जो पेशेंट है या एक्सीडेंट है, कोई भी इस तरीके का व्यक्ति। पोर्टल बंद हो गया।
अचानक से पीएम आवास योजना का पोर्टल बंद होना और चलिए करप्शन एक देखिए, करप्शन एक इशू रहेगा। आप लोगों ने बहुत, मुझे अच्छे से ध्यान है कि आप पिछले साल जब गवर्नमेंट वसुंधरा जी की थी, कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ती, चाहे करप्शन हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो। करप्शन एक मेजर इशू आएगा। जो प्रतिपक्ष अभी नारायण जी जो कह रहे हैं, संदीप जी मुझे लग रहा है कि विचार कर रहे थे कहने का, जो भी कोई करप्शन में जो पकड़ा जा रहा है, तो कोई छोटा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी बड़ा हो, किसी भी तरीके का हो, तो उसमें किसी तरीके की कोई चूक नहीं हो रही, पकड़े जा रहे हैं। अभी मेरा मानना तो यह है योगेंद्र जी कि जितने भी भ्रष्टाचार अधिकारी हैं वर्तमान में उनको फील्ड पोस्टिंग दी गई है, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं के हो, तो ये ऐसा भ्रष्टाचार किस काम का? जो आप भ्रष्टाचार आप कह रहे हो एक तरफ बंद कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके सामने साक्ष्य मौजूद है कि आपने ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, देखिए अधिकारी वही है जो सरकार जब बनती है तब कभी उनका भाजपाईकरण हो जाता है, कभी उनका कांग्रेसीकरण हो जाता है। भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी हो, कैसे आप फील्ड पोस्टिंग दे सकते हो? भाजपा ने कभी ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी, साक्ष्य मौजूद है। आप एक का भी नाम बता दें, हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है जिनको आपने देखिए जगह जगह आपने लगाया। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है इस प्रदेश की, कि प्रदेश का आरपीएससी जैसी संस्था का चेयरमैन पे रिश्वत के आरोप लगे, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष पे पेपर लीक का आरोप लगे, उनको बर्खास्त करने का सरकार के पास लोग जाके ज्ञापन दें, सरकारी आम जनता जो है सरकार को बताएं कि कर्मचारी चयन बोर्ड का चेयरमैन जो है वो क्या क्या कार्य कर रहा है। एक भर्ती जो है 6 बार हो रही है, 5 बार उसके पेपर चोरी हो रहे हैं। आप आज देखिए आशा सहयोगियों को देख लीजिए। आपने जब बजट में घोषणा, ये तो आप किसी के अंदर ऐसी एक जो इच्छा शक्ति पैदा ही मत करो। आप बजट के अंदर जो लिखते हो, आप अपने घोषणा पत्र में जो लिखते हो, यदि आप कर्ज माफी शब्द नहीं लिखते तो आज अधिकतर किसानों को सड़कों में नहीं आना पड़ता। आज आशा सहयोगियां बैठी है और पंचायत सहायक जो है वो अभी उनका कल ही वो 8 मार्च को जो 8 फरवरी को मार्च का कार्यक्रम था, फिर उन्होंने आगे कर दिया, विद्यार्थी मित्र थे, फिर पंचायत सहायक बने। तो ऐसा मेरा जो व्यक्तिगत विचार ये, अब जो आपस में ये आपस में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करके, क्योंकि राजस्थान अभी जो है, अभी राजस्थान ऐसे चौराहे पे खड़ा है, वो अच्छाई की तरफ जा सकता है, बस शर्त है कि हम लोग ईमानदारी से बिना कोई राजनीति किए प्रत्येक योजनाओं के अंदर। आपने कोरोना का अच्छा प्रबंधन का बताया, लेकिन 3 रुपए का मास्क जो है 50 रुपए में भी लोगों ने खरीदा और एक भी व्यक्ति को सरकार ने नहीं पकड़ा। हकीकत बात है। तो आप ऐसे जो भी है, आप देखिए कितने करोड़ के जो N95 चोरी हो गए, कितने N95 यहाँ से चोरी हो गए, करोड़ों के। क्या कार्रवाई की सरकार ने? हम कोई निंदा करने नहीं आए, हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि राजस्थान खुशहाल कैसे बने, राजस्थान प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो समाज के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, उसको न्याय कैसे मिले, वो मुख्य धारा में कैसे लौटे और कैसे हमारा देश प्रगति करे। आज हम किसानों से सरकार वादा कर रही है, किसानों के साथ रैली निकाल रही है, अच्छा लग रहा है। किसानों के साथ आज जो रैली निकाली जा रही है, क्या किसानों के तुमने वो वादे पूरे कर दिए जो तुमने चुनाव में घोषणा पत्र के समय बोले थे? 59 लाख किसानों से तुम्हारा ऋण माफी का वादा था, आज 18 लाख से भी कम किसानों के ऋण माफ करें। आपने उनसे क्या वादे किए थे कि आप उनके सरकारी नेशनलाइज्ड बैंकों के और सहकारी बैंकों के आप ऋण माफ करेंगे? बिल्कुल झूठ है शकुंतला जी। आज सिर्फ 18 लाख किसानों के ऋण माफ हुए हैं, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक और जिनके सहकारी बैंक के जिनसे ऋण लिए वो ऋण आपने माफ नहीं किए। आपने अपने घोषणा पत्र में कहीं ये नहीं कहा था, आपने में कहीं घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा था। कल फिर वो राहुल गांधी जी आके कोई ना कोई नया वादा करेंगे। तो सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होता। दोनों बजटों में हम देखते जा रहे हैं, किसानों की पंचायत समितियों को सुदृढ़ करने का वादा किया, सिर्फ 4000 करोड़ रुपए की एक किस्त जारी हुई है। संदीप जी, तीनों कानूनों का बात जरूर आएगी, तीनों कानून जो, क्योंकि ये जो अभिभाषण है इसमें भी जिक्र है उसका कि 3 कानून जो किसानों के थे उस पे भी विशेष सत्र बुलाया गया। उस विशेष सत्र बुला करके राज्यपाल के पास में नहीं थे ये कानून। नारायण जी, क्या कुछ इसका जिक्र होगा? बिल्कुल, देखिए पूरा अध्ययन करके जो भी जनता के हित में होगा, हम ईमानदारी से पूरा प्रयास करेंगे कि बजट सत्र के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है और क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति ने, राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आंखों में एक ये आशा लिए बैठा है कि हमारा जनप्रतिनिधि सदन के अंदर गया है तो निश्चित रूप से हमारे कोई ऐसी योजना जो
हम जिससे आगे बढ़े, उन योजनाओं को लागू करने के लिए भरसक प्रयास करेगा तो हम ईमानदारी से, ये हमारा जो धर्म है वो हम ईमानदारी से निभाएंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि जनता को अच्छे दिन देखने को मिले, धरातल पे देखने को मिले, सिर्फ कागजों में और जो चुनावी जुमले उनके अंदर नहीं, सिर्फ वादे न रह जाए। हम भी उनको अमली जामा पहनाया जाए। आप लगातार 2 बजटों से घोषणा करते आ रहे हैं, इस तीसरे बजट में आप फिर 25 तारीख को घोषणा करने वाले। 100% उसी के लिए काम चल रहा है। आज ये किसान जिसको आप किसान बता रहे हैं, वो किसान आज वास्तव में इतना खुश है क्योंकि वो समझ रहा है जितनी भी योजनाएं बनी जा रही है उसके पक्ष की योजना है, उसे समर्थ बनाने के लिए, उसे सबल बनाने के लिए, उसकी आय को दुगना करने के लिए, जिस तरीके से आप किसानों को साथ उनको बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आज किसान बहक नहीं रहा। किसान वास्तव में अपने हितों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। किस तरीके से उसको मजबूत करने का प्रयास सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपसे मैं बीच में थोड़ा सा कहना चाहूंगा, देखिए बेस पे देने का क्या मतलब है? सरकारें जो है ना, ये जो है योगेंद्र जी की बात कर रही है ना नारायण जी, मैं एक ही बात, जिस चीज की बात जो निचोड़ जो निकल के आया है, यूपीए की सरकार का सेम यही बिल जो मनमोहन सिंह जी पास कराना चाहते थे, परंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पास कर दिया, इसलिए वो इन लोगों को पच नहीं रहा, कांग्रेस को पच नहीं रहा। मुख्य बात जो है ना, जो निचोड़ जो निकल के आना चाहिए, बिल्कुल सेम यही बिल निचोड़ जो निकल के आना चाहिए, ये मिलाजुली के खेल हैं, ये आंकड़ों के मायाजाल हैं, और सदनों के अंदर ये बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये लोगों को मेरे हिसाब से गुमराह करने के अलावा कोई बात नहीं है कि आप ऐसा गलत काम पहले कर रहे थे, अब हमने अब किया है, आप वो अच्छा काम करना चाहते थे, हमने नहीं करने दिया, आज कर रहे हैं। देखिए, जब आप मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री के जब बंगले की बात आती है, तब आप SLP दायर कर देते हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, आपकी सरकार वो विपक्ष में होते हुए भी, तो ऐसी कई सरकार की जो योजनाएं जो है उनके अंदर जो कोर्टों ने, छोटे कोर्टों ने रोक लगा रखी है, उसके अंदर आप जाइए, SLP के अंदर क्यों नहीं गए आप? आपने हाईकोर्ट में भर्तियों के अंदर और भी ऐसे कई मामले चल रहे हैं, ऐसे कई मामले चल रहे हैं। अब अपन सिर्फ ऐसा करें कि आपने गलत किया इसलिए मैं भी करूंगा। आज देश का जो ये परिपाटी बदलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ कि तस्वीर बदलनी चाहिए। बिल्कुल। आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार का बजट घोषित हुआ, पूरे भारत ने उस केंद्रीय बजट को स्वीकार किया, सेंसेक्स में तेजी के साथ उछाल आया, सर्वस्पर्शी बजट। तो जनता चाहती है ऐसा बजट हो, हम भी चाहते हैं ऐसा बजट हो जिसका क्रियान्वयन भी हो, सिर्फ बातें करने से नहीं होता। शकुंतला जी, आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से राज्यपाल जी के द्वारा अभिभाषण पढ़वाया गया, क्या इसमें वास्तविकता थी? पूरा असत्यता पर आधारित ये भाषण था। सारी जनता इसको समझती है, सारे लोग इस बात को समझते हैं, एक बात जानना जानती है। एक बात जरूर जानना चाहूंगा यहाँ पे, मैं पिछली बार भी देख रहा था लेकिन इस बार भी होगा, हमारे राजस्थान की चर्चाएं हों, राजस्थान का सदन है, ऐसा क्यों होता है कि आप देखना घूम फिर के बात या तो केंद्र सरकार पे जाएगी या बीजेपी वाले लोग हैं, आप लोग पिछले सरकार में जैसे वसुंधरा जी का जिक्र नहीं होगा, वहां पे जिक्र होगा कि मोदी जी ये कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट है कि विधानसभा है, ये चर्चाएं क्यों होती हैं? देखिए, जो अच्छी चीजें हैं और जो केंद्र सरकार ने अच्छी चीजें की है तो निश्चित रूप से उसको बताना आवश्यक भी है। और जो 70 साल वाला विषय है, 70 साल का विषय इसलिए है क्योंकि हम तुलनात्मक यदि देखें तो जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया वो 2014 से लेकर 2021 तक हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं तो भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, तेजी के साथ आगे बढ़ा है। नोटबंदी भी हो, चाहे CST हो, आप कह रहे हो, जो भी GST कह रहे हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से आज भारत ने गौरव प्राप्त किया है, ये गौरव कभी सीमाओं पर आज भारत जिस तरीके से पाकिस्तान छुपा बैठा हुआ है, चाइना के जो हालात है वो हमारे सामने है, जिस तरीके से आर्थिक रूप में हमने प्रगति करी है वो पूरे सारे लोगों के सामने है। तो आप जो बात कर रही है पूरी तरीके से एक संकीर्णता से आधारित आपकी बात है माननीय शकुंतला जी। मेरा मानना है हर प्रकार से
भारत ने इस 14 वर्ष में उस नीचे से नीचे व्यक्ति को लाभान्वित किया है। और सिर्फ परेशानी और परेशानी इस बात की है कांग्रेस को कि आज कांग्रेस का जो सफाया हुआ है वो इसीलिए सफाया हुआ है लगातार जो आप हारते जा रहे हो हर चुनाव में, क्योंकि केंद्र सरकार की हर योजना को जनता ने सिर से नवाजा है, उसको स्वीकारा है। और जितना लाभ इसमें एक ही बात पूर्ण भारतवासियों को हो रहा है, जो गलतियां आपने की, जो गलतियां आपने की वो गलतियां हम भी करेंगे क्यों, और इसलिए करेंगे क्योंकि आपने गलती की थी। आपकी उन सारी गलतियों को सुधारते हुए आज देश ने जितनी प्रगति की है, मनमान सारी योजनाएं पंचायती राज में मैं रोकना चाह रहा हूँ सर, मैं माफी चाहूंगा महिलाओं का और जो भी देश को खड़ा किया इस तरह पे देश के प्रधानमंत्री। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सभी को, सभी गेस्ट को रोकना चाहूंगा। तो चलिए अभिभाषण पर बहस होगी। ये एक महज वानगी है जो जन टीवी के प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी बात रखे हैं, लेकिन लबोलुआब यही है कि वास्तव में प्रदेश के जनहित के मुद्दे आने चाहिए। और ये कहीं ना कहीं एक इस बात का एहसास होता है, महसूस होता है कि विधायी का अपने जो कर्म है या फिर कहें कि जो कर्तव्य है उससे पीछे हट रहा है। कोई ये कहे कि नहीं गलत बयान है आपका, ये इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा ने एक इतिहास रचा है अभिभाषण के साथ में ही। हमारे कर्तव्य और जो अधिकारों का जो जिक्र किया गया और प्रस्तावना की जो शपथ ली गई है, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा एक वक्तव्य और एक वाक्य के साथ में जो लिया है उसमें हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि जनता प्रदेश की इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की तरफ देख रही है। कोरोना काल में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, प्रदेश का विकास प्रभावित हुआ है। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके जन टीवी के तमाम दर्शकों की ओर से, जन टीवी प्रबंधन की ओर से आप लोगों से गुजारिश है कि जनहित के मुद्दे पर पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके जरूर उस पर गौर फरमाएं। जनता निश्चित रूप से आपके प्रति देख रही है और वो एक अलग इमेज होगी इस हाउस की। और जो अगर लगता है, जैसा नारायण जी ने बिल्कुल कहा भी कि हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए, तो जो गरिमा खो रहे हैं हम, उसे वापस लाने की बड़ी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।